इस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, कौन है वो? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा है। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। और 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था और 1907 में स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने भारतीय झंडा भी फहराया था। अब विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम महिला हैं ये, और पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापकों में भी शामिल है। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा इनका नाम है। निम्नलिखित में किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 1930 ईस्वी में। क्या दिया हुआ है? किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। मैं पढ़ देता हूँ। 1930, 1935, 41, 42, 43, 44, 45 में वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1930। रहनुमाई मजदयासन सभा किस धर्म सुधार के लिए एक आंदोलन था? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म में सुधार का एक आंदोलन था। निम्नलिखित में किस नेता को वर्ष 1883 में समाचार पत्र में लिखे लेख के कारण न्यायालय की अवमानना के लिए सजा दी गई थी? 1883 की बात कर रहा है बंधुओं, 1883 की। तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? सूर्यनाथ बनर्जी जी को सजा दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय मुकदमा चला था, 2 वर्ष का कारावास की सजा मिली थी। समाचार पत्र इनका बंगाली में लेख को न्यायालय की अवमानना में आ गया था। इन्होंने बंगाली एक समाचार पत्र आता था, उसमें इन्होंने लेख लिखा था। ओके, और इन्होंने 1895 और 1902 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं सूर्यनाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी किया था इन्होंने। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन था? 100 का आंसर क्या हो जाए? पुर्तगालियों ने ये शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, हिंद महासागर प्रभुत्व स्थापित करना था, मुख्य रूप से यही था। अगला है, निम्नलिखित में किस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध छोड़ दिया था? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि के बाद। कब हुई थी ये? तो 1760 में बॉन्डीवास में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। 1768 में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि हो गई थी। किसके द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी? तो ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, अकबर शाह द्वितीय। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी के पेंशन की बात करने राजा राममोहन राय जी लंदन गए थे, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय नाम है इसका। 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 मार्च को। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को सैनिक मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ठीक 8 अप्रैल को हो गई। 29 मार्च को शुरू हुई, 8 अप्रैल को फांसी हो गई उसको। सांकेतिक नेता बहादुर शाह जफर था। बिहार में कब शुरू हुई थी? 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में। आधुनिक भारत में लोकहितवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है, किनको? तो 104 का आंसर सबको पता होगा, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है, कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो मद्रास महाजन सभा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 105 का पहले का आंसर हो जाएगा बी। कब स्थापना हुई था इसका? 1884। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, 1867। किसने स्थापित किया था? महादेव गोविंद रानाडे जी। बॉम्बे एसोसिएशन, और फिर कौन सा बचा? तो बंग भाषा प्रकाशक सभा बचा। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी, बंग भाषक प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी। ओके, तो सारे मैच हो गए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 का बी, 2 का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। बंगाली विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बंगाल विभाजन को निर्मल भूल कहा था, निर्मम भूल। मार्लिमिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, यह कथन किसका है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? KM मुंशी जी का है। ओके, मार्लिमिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया था। चौरी चौरा घटना का संबंध निम्न से किससे था? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्न से किस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू सुधार जो था ना, जो 1919 में लागू हुआ है, चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहते हैं, है ना। इसको क्या बोला था उदारवादियों ने? भारत में मैग्ना कार्टा कहा था कि भारत का तो उधार हो गया। इसमें SN बनर्जी जैसे लोग भी शामिल थे, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था कब? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? पारित किया गया था, ये पूछा कहाँ? तो ब्रिटिश संसद में इसको पारित किया गया था। इंडियन स्ट्रगल निम्न से किस राजनेता की पुस्तक है? 111 का आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी का पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, और 1934 में प्रकाशित हुआ था ये इंडियन स्ट्रगल।
पुस्तक में लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाया जाता। ये बोस बाबू ने लिखा था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? 112 का आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, है ना। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो रहमत अली था, एक छात्र था, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था, उसी ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में हुई थी। किस युद्ध विजय के बाद शेर शाह ने शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? चौसा की विजय के बाद। कब किया था उसने चौसा का विजय? 1539 ईस्वी में किया था। हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था 1539। 114 पर चलते हैं। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है, तो किसने कहा है ये पूछा है आपसे। 114 का क्या आंसर हो जाएगा? तारकनाथ दास जी ने कहा है। और ये कौन है? ये तिब्बत के इतिहासकार हैं। तिब्बत के इतिहासकार हैं, लामा तारक दास नाम का नाम है, लामा। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, उसके बाद से फिर देवपाल आता है, धर्मपाल आता है, बहुत सारे शासक आते हैं। अगला है कि बिहार में द्वैध शासन व्यवस्था इस वर्ष लागू हुई थी। 115 का हो जाएगा, 1765 ईस्वी में लागू हुई थी, 1764 के बक्सर के बाद। बौद्ध ग्रंथों में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? 116 के आंसर क्या हो जाएगा? महापदम नंद को कहा गया उग्रसेन। 117 पर चलते हैं। इस तरह का बिहार स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए बंधुओं। अगर गलत हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिवीजन पर जरूर ध्यान दीजिए। अभी तो एग्जाम का डेट आगे जाने वाला है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? 117 का आंसर हो जाएगा पीर अली। निम्नलिखित में किसने गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण दिया था? ये हर साल बीपीएससी में पूछता है और ये सबको पता होगा, राजकुमार शुक्ल जी हैं। 118 का आंसर बी हो जाएगा। 1906 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार गांधी जी ने उनसे मिले थे, गांधी जी से, और उनको बोला था कि आइए चंपारण, वहाँ पर देखिए बहुत ही खराब दशा है। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? सर अली इमाम। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 120 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना से गिरफ्तार किया गया था। किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस महान नेता को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? जेपी जी को जाना था, जयप्रकाश नारायण। पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ए कि यानी कि विधायिका में प्रवेश करने को गतिरोध करना, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी स्वदेशी प्रचार प्रसार, अवैतनिक पदों से त्याग, सरकारी समारोह का आमंत्रण अस्वीकार करना, ये सब कुछ असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। दूसरा है, द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इसको शुरू किया था, बंगाली समाचार पत्र को। और आनंद मोहन बोस जी ने कौन सा किया था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, एस.एन. बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर। ओके। और बाल गंगाधर तिलक जी का कौन सा था? मराठा। और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में छपता था। और उसके अलावा एक और था जिसका नाम है केसरी, है ना। और इन्होंने किताब भी लिखी है, गीता रहस्य वगैरह सब। निम्न से किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो इस बनवाया किसने था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, है ना। कलकत्ता से दिल्ली तक नहीं था, एक्चुअली में शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से इसको पाकिस्तान के लाहौर तक बनवाया था, है ना। तो वो दिल्ली होते हुए जा रही थी और इसकी मरम्मत करवाई थी किस गवर्नर जनरल ने? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑकलैंड ने। अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? है ना, सुभाष बोस जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये पूछा है आपसे। अगर मैं पूछूं तो बताओ आप, सुभाष बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? C.R. दास। उनका क्या नाम था? C.R. दास। लियो टॉल्स्टॉय जो थे ना, इनकी किताब है वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, है ना। और युद्ध और शांति, इसके किताब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी जी, लेकिन उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए उन्होंने सामना नहीं किया था। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? आचार्य कृपलानी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला मैच करना है, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज और बेथून स्कूल 1849 ईस्वी। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे, इसको मैं बता देता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता मदरसा, तो ये भी सही है।
उसके बाद से क्या हो जाएगा, 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। उसके बाद से 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम का स्थापना की थी कलकत्ता में। क्यों की थी? सिविल सेवकों के परीक्षण के लिए, जो अभी मसूरी में है ना, वो उस समय कलकत्ता में हुआ करता था। उसके बाद से बेथून कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो JED ने ही की थी, JED बेथून जी ने ही 1849 ईस्वी में किया था। ये सारे ही सही मैच हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ई। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी का नाम आता है। असहयोग आंदोलन का जब गांधी जी ने अचानक से रोक दिया था, उसके बाद इन्होंने स्थापना किया था। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात कर रहा है, नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है, कमेटी की। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन में इसका गठन किया गया था 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी में। 52वां अधिवेशन था ये, और इसकी अध्यक्षता सुभाष बोस जी ने किया था। और इसके अगले में क्या हो गया था? तो सुभाष बोस जी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी कांग्रेस सुना होगा आपने, 1839 ईस्वी। उसके बाद उन्होंने जो ये है सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई संस्था बना ली थी। बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो ने किया था। 11 नंबर है कि 1946 ईस्वी के रॉयल भारतीय नौसैनिक विद्रोह से पहले भारतीय नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे चुना गया था? क्या बोल रहा है कि 1946 में जो रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ है, उससे पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे चुना गया था? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 11 का हो जाएगा MS खान जी को चुना गया था। और नौसेना विद्रोह के बारे में BBC जो यूट्यूब पर है ना, उसके जो विवेचना कार्यक्रम आती है ना, उसको ज़रूर सुनना ज़रूर, उसको सर्च करके सुनना, बहुत ही बेहतरीन है। पुनः समझौता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 12 का क्या आंसर हो जाएगा? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व था। यही था मूल रूप से। किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी और जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, उनके बीच में हुआ था ये। ओके, 1932 ईस्वी में। अगला है, अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 13 का हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र जी। इनकी पत्रिका थी क्या? संजीवनी। इसी में इन्होंने दिया था सुझाव कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगला है कि अरविंद घोष का संबंध किस षड्यंत्र केस से है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? अलीपुर षड्यंत्र केस से है, और इसी में इनको जेल हो गया था। अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से बचा लिया गया था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इनको बचा लिया था, इनको जेल नहीं हो पाया था। लेकिन इन्होंने इसके बाद क्या किया था? इन्होंने इसके बाद छोड़ दिया था राजनीतिक संघर्ष को, और पांडिचेरी गए। वहाँ पर इन्होंने ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी, और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया था। लेकिन ये समर्थन हमेशा करते रहे भारत की आज़ादी को। उलगुलान विद्रोह नियम से कौन संबंधित था? 15 का आंसर हो जाएगा? बिरसा मुंडा जी संबंधित थे। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में संघर्ष हुआ था ये। उसके बाद बिरसा मुंडा जी को कैद कर लिया गया था, और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, सूची और संस्था संबंधित व्यक्ति। सुमेलित नहीं पूछा है। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद ये तो सही है। नव हिंदू का प्रतिनिधि दयानंद सरस्वती, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद से सत्यशोधक समाज, डॉक्टर BD अम्बेडकर। सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फूले जी का था। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। इसका कौन कौन सा गलत हो जाएगा? B और C गलत है। ओके, नव हिंदू जो है, इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ओके, तो इसका भी स्वामी विवेकानंद जी होगा। रामकृष्ण मिशन का भी स्वामी विवेकानंद होगा। सत्यशोधक समाज किनका था? तो ज्योतिबा फूले जी का। महात्मा फूले जिनको कहा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक जिन्होंने लिखा है। अगला है, निम्न से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने स्वीकार किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि वी राघवाचारी और B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू। ये तीनों लोग जुड़े हुए थे मद्रास महाजन सभा से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, विवश होकर आज़ाद हिंद फौज की मृत्युदंड सजा प्राप्त सदस्यों को फांसी की सजा किसने माफ़ कर दी थी? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा, उस समय लॉर्ड बेवेल था, जिसको माफ़ करना पड़ा था आज़ाद हिंद फौजियों के जो फांसी की सजा दी गई थी उसको, है ना। कौन कौन थे इसमें? तो कर्नल ढिल्लो थे, सहगल थे, और मेजर शाहनवाज खान थे। ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसका हो जाएगा D, 9वां और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें चर्चा किया गया है समुद्र की। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी।
अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये नहीं पता होगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, समाहर्ता को कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य कर वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना और कोषाध्यक्ष सन्निधाता नामक अधिकारी होता था। तो समाहर्ता का काम क्या होता था, वार्षिक बजट तैयार करना, और कोष का अध्यक्ष कौन होता था, सन्निधाता। मौर्य काल के जितने प्रशासनिक पद हैं उनको जरूर पढ़ना आप लोग जितनी बार हो सके। अनेकांतवाद या स्यादवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है, तो ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है। दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था, तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और सिकंदर लोदी जो है इसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। भारत मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना। ये सब तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था, तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, 25 का हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जामवती कल्याणम की रचना की है, तो बहुत ही विद्वान शासक थे ये। इनका नाम क्या है, कृष्णदेव राय नाम है। और बाबर ने जो तुजुके बाबरी लिखी अपनी जीवनी, उसमें उसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे अच्छा शासक बताया है। कृष्णदेव राय जो हैं उस समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था। कृष्णदेव राय नाम है इनका। जामवती कल्याणम नाम को उन्होंने रचना किया है ग्रंथ की। अगला है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनत का कालीन शासक ने करवाया था, 27 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। इजी क्वेश्चंस भी हैं और टफ भी हैं और मॉडरेट भी हैं, तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको। तो आपके स्कोर अगर 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया हैं, इसके बीच में भी आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो आप। ओके। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है, तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा। इसकी गणना जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होती है उसी दिन से पंचायत की जो काल अवधि होती है वो शुरू हो जाता है। और अगर पंचायत बीच में विघटित हो जाता है तो फिर से जो नई पंचायत बनेगी वो कितने दिनों के लिए काम करेगी, तो जितना दिन उसका कार्यकाल शेष होगा ना उतने दिन के लिए ही काम करती है वो। अगले पर चलते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ई, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी की पहली संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में संविधान निर्माण से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही आपका सही होगा। नीति आयोग न तो सांविधिक निकाय है और न संवैधानिक निकाय है। कारण दिया कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल की कार्रवाई प्रस्ताव के द्वारा की गई है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही और व्याख्या भी हैं। पंडित नेहरू थे उस समय इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। और एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होते हैं। बिना अनुमति कितने दिन संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो अगर संसद की कार्यवाही से आप अनुपस्थित रहते हो तो कितने दिन बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इसका हो जाएगा 20-60 दिन बाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो 32 का आंसर सबको पता होगा, ये न्याय का प्रतीक है। अशोक का चक्र है, ये न्याय का प्रतीक होता है। ओके, धम्म का। इसमें कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती थी। स्कूल में जब जीके होता था 26 जनवरी से पहले हम लोगों को, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते थे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किस पर है, 33 का क्या आंसर हो जाएगा, ये उच्चतम और उच्च न्यायालयों पर है मूल अधिकार के संरक्षण का दायित्व। ओके। अगला है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, 34 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इससे पूर्व यह किस में शामिल था, 19 के 1 के एफ में शामिल था संपत्ति का अधिकार। अब आर्टिकल 300 क में इसको रखा गया एक वैधानिक अधिकार के तहत। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, तो ये रहा, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा,
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं, इसीलिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही लाया जाता है। और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अलग होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व अलग होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का आंसर आप लोगों को पढ़ के करना है। वैसे मैं बता रहा हूँ, किसी ऐसे विधेयक पर विचार या पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। और आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 108 है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे संयुक्त अधिवेशन की? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। ओके। और शून्यकाल संसदीय कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्व की संसदीय प्रणाली को भारत की एक महत्वपूर्ण देन है, यानी कि इसको भारत में ही ईजाद किया गया है। और यह दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है, जिसमें सदस्य किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा 19(1)(a) के तहत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नवीन जिंदल बनाम भारत संघ जो है उसी के तहत इसको सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो फहरा सकते हो, बस उसका अनादर नहीं होना चाहिए, है ना। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 331 के तहत किया गया है। भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? 40 का क्या आंसर हो जाएगा? उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। 18 फरवरी 1960 ईस्वी को भारत का पहला बजट पेश किया गया था कैनिंग के शासनकाल में। कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी है। और टेस्ट है ये, आपको अंत में अपना मार्क्स बताना है कमेंट करके। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दीनार कहा जाता था। ओके, दीनार। अगला है कृष्णदेव राय ने निम्न से किससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा पुर्तगालियों के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। और तुलुप वंश के थे कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक थे। ओके। और नागल्लपुर जो नामक नगर थी इसकी स्थापना इन्होंने की थी। बस यही चीज़ है। निम्न से किस मुगल बादशाह के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? मनसबदार क्या होते थे? तो मुगल शासन में क्या था ना, मनसबदार नामक पद बनाया गया था, जिसका एक जात होता था और एक सवार होता था, है ना। तो वही मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक किसके समय में थी, ये पूछा है आपसे। तो ये औरंगजेब के समय में थी। ओके। मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किसने किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। कहाँ से उसने सीखा था ये चीज़? तो मंगोलों की सेना में दशमलव प्रणाली होती थी, वहीं से उसने सीखा था मनसबदारी प्रथा। इसमें क्या होता था कि एक हर जो कोई भी पद पर बैठा हुआ मुगल प्रशासन में कोई भी आदमी होगा वो सेना के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसके अंदर में 10 से लेकर और 10,000 तक के सैनिक की संख्या होती थी। उसको कुछ ज़मीन, बाद में ज़मीन देने जाने लग गए। शुरुआत में उसको तनख्वाह मिलती थी, जिसके आधार पर उन 10,000 सैनिकों की वो देख रेख करता था। अगला है कि किस शासक का कथन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिकंदर लोदी ने बोला था। तीसरे का मैंने आंसर बताया है ना, औरंगजेब था, जिसके समय में सबसे अधिक मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार। और इसका तो सिकंदर लोदी हो गया। अगला है निम्न से कौन से यूरोपीय यात्री औरंगजेब के दरबार शासनकाल में आया था? 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा निकोलो मनुची और फ्रांसीसी बर्नियर, और उसके बाद से जीवी टैवर्नियर। मनुची जो था इसने मुगल सेना में तोपची का भी काम किया है, तोपची का भी काम करता था मनुची। अगला है निम्न से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? यजुर्वेद है, जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ओके, यही है बस इसका आंसर, तो यजुर्वेद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकू का गिरोह, और इसने सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया है, जो उसने सेंड्रोकोटस। निम्न से किस शासक ने कर्ण वंश की स्थापना की थी? तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसके बाद? तो जब शुंग वंश था, शुंग के अंतिम शासक की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव करता है। ओके। और शुंग क्या करता है? मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना होती है। ओके, तो बस यही था इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता है? दक्षिणापथ का अधिस्वामी। उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक था? तो मूल रूप से मथुरा से लेकर और पेशावर जो था पाकिस्तान का, उसको उत्तरापथ की सीमा कहा जाता था। दक्षिणापथ हो गया आपका द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है, वहाँ तक जाता था नीचे में। तो ये पूछा है आपको किसको कहा जाता था? तो आंध्र सातवाहन जो थे इनको दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता था।
अगला है हर्षवर्धन के किस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बांसखेड़ा और गया का जो अभिलेख है इसमें पता चलता है कि हर्षवर्धन ने बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं को दान में दिया था, अनुदान दिया था वगैरह वगैरह। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसांग भी भारत आया था, चीनी यात्री। अगला है गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना निर्धारित किया था। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने निर्धारित किया था कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस, क्या बोला मैंने, डोमिनियन स्टेटस यानी कि शासक मूल रूप से अंग्रेज ही रहेंगे, हमें कुछ स्वायत्ता जरूर दे देंगे भारत में शासन करने की। ओके, तो इसी को स्वराज कहा गया था। डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है किसने, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये यंग बंगाल आंदोलन, कौन सा, यंग बंगाल आंदोलन था जिसमें बंगाल के युवाओं को अतिवादी बनाया गया था, हिंदू विरोधी बिल्कुल में। वो गोमांस से लेकर शराब भक्षण तक को आधुनिकता का प्रतीक मानने लग गए थे। यंग बंगाल आंदोलन के डेरोजियो हैं। इसको किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इनको कहा है। ओके, 1828 में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी डेरोजियो ने। अगला है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना निम्न से किसने की थी। तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। और इन्होंने कब किया था, तो 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। 1933 में इन्होंने क्या किया, हरिजन सेवक संघ नामक संस्था बनाई। अछूतों को हरिजन शब्द भी दिया था इन्होंने, गांधी जी ने ही। और B.R. अम्बेडकर जी ने 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। और 1927 में B.R. अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी छापी थी। सबके बारे में मैंने बता दिया। और ज्योतिबा फूले जी का नाम जानते ही हो, ये सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था, सत्य शोधक समाज, और गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी इन्होंने। और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं इनमें से। निम्न से किसने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आपने सुना होगा दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास का नाम आता है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है कि नील आंदोलन की शुरुआत जो है 1859 में नदिया जिले में हुई थी बंगाल का। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी ने किया था। कब हुआ था ये, 1859 ईस्वी में हुआ था। ओके, देखो 1857 का जो विद्रोह है ना, इससे ठीक पहले कौन सा होगा, 1856 ईस्वी में तो संथाल विद्रोह हुआ था। और 1859 ईस्वी में कौन सा होगा, 1858-59 में तो नील विद्रोह होगा। इसको जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर विद्रोह दिया हुआ है, उनको किस स्थान पर कौन सा विद्रोह है ये आपको मैच करना है। ओके, प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है। तो बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। आप लोग खुद से मैच कर लेना। इसका सरदार कौन था, तो बघेरा सरदार ही नाम था उसका। अगला है रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और अल्लारी सीताराम राजू जो है वो इससे संबंधित था। तो रंपा का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अल्लारी सीताराम राजू। खोंड और तथा सवार विद्रोह, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह, और इसका नेता था चक्र बिश्नोई व राधा कृष्ण दंडसेन। ओके, ध्यान जरूर रखना इनके नाम, PDF में आपको मिल जाएगा। PDF आपको कल मिलेगा। अगला है मुंडा। मुंडा विद्रोह का कौन था, तो ये मुंडा कहाँ पर हुआ था, ये झारखंड में रांची के इलाकों में हुआ था। और बिरसा मुंडा इसके नेता थे। रामोसी विद्रोह, ये कृषक विद्रोह था। रामोसी कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में। और चित्रा सिंह और नरसिंह जो थे वो इसके नेता थे। तो इस सबका मैच है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। मैंने सबके नेता का भी नाम बताए हैं, इसी हिसाब से इसको मैच कर लेना। 15 का आंसर वैसे B दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 में किया गया था। राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए पूछ रहा है, तो CEH हॉब्स हाउस जो है इसी की स्थापना की गई। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आप सीख तो जाओगे ना। स्थानीय स्वशासित संख्या की जांच के लिए 1907 में CEH हब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग शाही आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने जलमार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था। सिंध में, सिंध जो प्रदेश है अभी पाकिस्तान में है, चला गया। तो वहाँ पर जलमार्ग की खोज के लिए किसको भेजा गया था। 17 का आंसर हो जाएगा C, अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा गया था 1831 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। HRA नाम है ना। इसकी स्थापना किसने की थी, तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा B, सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने मुख्य रूप से किया था। और इनकी पुस्तक भी है बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल जी का। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह संस्थापक नहीं थे, ये इसके सदस्य में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
मूल रूप से इसका आंसर बी ही होगा, सत्यनारायण सान्याल ही होगा एचआरए के संस्थापक में। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा था किसने? चौरी चौरा का जो कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, उसका मुकदमा किसने लड़ा था, ये पूछा है आपसे। तो मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था चौरी चौरा कांड के जिन लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया था उनकी तरफ से मुकदमा। अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया था? अक्टूबर 1943 1943 की बात कर रहा है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में इन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में दिया हुआ है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, अगला है क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली। क्लाइव ने शासनकाल के समय द्वैध शासन आरंभ किया। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा सही है। तो अगर देखो यहाँ पर तो इस बुक में तो इसका आंसर दिया है ई, कि यानी कि सारे ही सत्य हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल लिख दिया है। गवर्नर जनरल नहीं था बंगाल का, ये बंगाल का गवर्नर बना था। पहला गवर्नर जनरल जो बना था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही है। ओके, अगला है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस वायसराय का है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह कथन दिया था। ओके, एल्गिन द्वितीय कब से कब तक रहा था? 1894 से 1899 तक वो भारत में वायसराय रहा था। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध निम्न से किस भारतीय नेता से है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका संबंध फिरोज शाह मेहता से है, फिरोज शाह मेहता। ओके, और मैं और कुछ बता दूं, यंग इंडिया महात्मा गांधी है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, इंडिपेंडेंस के मोतीलाल नेहरू थे संपादक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, जस्टिस के टीएम नायर थे। बहुत सारे बता दिए मैंने। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सुधार लाने का सूत्र प्राप्त किया है। राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज के संबंध में यह कथन किसका है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन दिया था HCE जकारिया जी ने। ओके, इन्होंने भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा था राजा राम मोहन राय जी को। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने बताया हेनरी विवियन डिरोजियो जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने भाषण में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर इस बुक में दिया हुआ है, डी राजेंद्र प्रसाद जी ने ये चीज़ बोला था। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? फर्रुखसियर था, जिसका 1713 ईस्वी में पटना में राज्याभिषेक किया गया था। ओके, और बस यही थे, इसमें तो और कोई फैक्ट तो है नहीं। दारुल अदल मस्जिद का निर्माण पटना के खाजे कला में फर्रुखसियर नहीं करवाया था। कौन सी मस्जिद? तो दारुल अदल मस्जिद का निर्माण फर्रुखसियर ने पटना में करवाया था। निम्न से कौन सा सत्य है? मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मुनीम खान बना। बिहार को 1580 में मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा दिया गया। प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों ही कथन सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 1541 ईस्वी में। अगला है जीवक किस शासक का राज्य वैध था? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिंबिसार का। सुत्त पिटक विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन कब किया गया? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु था। ओके, और कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी में हुआ था। इस संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में किया गया। विनय पिटक क्या है? बौद्ध जो संघ होते हैं ना, उनका नियमावली है ना, नियम वगैरह है। विनय नियम, इसको ऐसे याद रखना। ओके, और पहले जो बौद्ध सम्मेलन है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड के दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहरा दिया था? 32 का आंसर हो जाएगा, उनका नाम था रामकृष्ण सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? 33 का क्या आंसर हो जाएगा? बी मुंगेर में इन्होंने किया था। चंपारण विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। पटना में अंबिका कांत सिंह ने किया था। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने किया था। हाजीपुर में भरत मिश्र ने किया था। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? 34 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में हुई थी। बिहार के इस नेता को बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। अगला है निम्न के किस स्थान से मौर्यकालीन सोने की बैल खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है? 106 का आंसर हो जाएगा कुम्हरार से प्राप्त हुई है।
पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धरवंतरेह लिखा मिला है ना, कहाँ पर लिखा मिला है? तो ये पटना में मिला था। बिहार टूरिज्म के वेबसाइट के अनुसार राजधानी पटना के कुम्हरार के खुदाई से ये चीज़ मिला था। मठ सह अस्पताल मिला था, है ना, मठ और अस्पताल दोनों एक ही जगह था। वर्तमान में कुम्हरार पार्क में स्थित मठ सह अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है और यहीं पर यह लिखा मिला था। पुस्तकों और लेखों को कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो 108 का क्या आंसर हो जाएगा? कीर्त कौमेदी। ये बालचंद्र जो लिखा हुआ ये गलत है। कीर्त कौमेदी के लेखक हैं सोमेश्वर जी। बाकी तो मुद्रा रक्षक विशाखदत्त, अष्टाध्यायी महर्षि पानी, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन के बारे में बताना है। असत्य तो हम यूं पकड़ लेते हैं, असत्य क्योंकि हमें सारे पता है। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, यही गलत है। इक्ताजार जो होता था वही इक्ता के स्वामी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत ने की थी और इसमें क्या दिया हुआ है? मुक्ति को इक्ता की आय वसूलने की जिम्मेवारी थी, है ना, वो स्वामी नहीं होता था। स्वामी तो इक्तादार और सुल्तान ही होता था, उसकी जो आय होती थी उसका। तो मुक्ति का काम क्या था? इक्ता क्या होता था मूल रूप से? मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, समझ जाओगे। हिस्ट्री भी जानता है मास्टर, है ना। जैसे अभी राज्य होता है, केंद्र होता है, केंद्र होता है ना, और स्टेट होते हैं, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, MP राज्य, ये सब स्टेट होते हैं। उस समय क्या होता था? सुल्तान या सल्तनत, क्या बोलते थे? सल्तनत। सल्तनत का बांट दिया जाता राज्यों में, जिसको इक्ता नाम दिया जाता था। साधारण से शब्दों में आज के बाद इक्ता कभी जीवन में नहीं बोलोगे। एक सल्तनत बनाया, उसमें एक इक्ता बना दिया, 2 इक्ता बना दिया, 3 इक्ता बना दिया प्रशासन के लिए, है ना। तो यही होता था इक्ता, और कुछ नहीं है। अब कभी नहीं भूलोगे। डैश मानता था कि भारतीय नस्ल शक्तिशालियों द्वारा रौंदे जाने इतना आदी है कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव कमजोरी का चिन्ह माना है। डैश मानता था, इसमें से किसने ऐसा माना है कि भारतीय नस्ल को हमेशा रौंदा गया, इसलिए उन्होंने माना कि मानवता जो है वो मानव की कमजोरी का चिन्ह है। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ऐसा मानता था। और लॉर्ड मैकाले कहाँ गए भाई? मैकाले भाई ए में है। लॉर्ड मैकाले मानता था और ये बड़ा ही उपनिवेशिक मानसिकता का इंसान था, भारतीयों को बड़ा ही हीन मानता था। खैर छोड़ो, इसके बारे में क्या बात करना। 111 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भीष्म पितामह। 111 क्या आंसर हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था, इसमें स्वीकार किया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये किसी का भी BPSC वाले गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना। पटना में इसकी स्थापना हुई थी। 1934 में महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और अन्य सदस्यों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक नाम को नोट करके रख लेना। पहला राम मनोहर लोहिया, दूसरा बसावन सिंह, तीसरा मीनू मसानी, चौथा यूसुफ मेहर अली, और बस इतने नाम हो गए। और भी लोग होंगे, आपको पता होगा। भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां गांधी और अन्य नेताओं का बहुत ही विरोध हुआ था? 113 का क्या आंसर हो जाएगा? कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, और वहां पर क्या हुआ था? अब सरदार पटेल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके, वहीं पर गांधी जी ने क्या डायलॉग मारा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। पूना समझौता पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? 114 का आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी। महात्मा गांधी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से जो मालवीय जी थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? वित्तीय विकेंद्रीकरण, है ना। 115 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ये सब तो GK क्वेश्चन है। माइकल ओडायर की हत्या कब और कहाँ पर हुई? तो 116 का आंसर हो जाएगा D लंदन में। 1940 में उद्धम सिंह ने गोली मारकर हत्या की थी। उद्धम सिंह मूवी जरूर देखना, रूह कांप जाएगी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय निम्न से किस स्थान पर था? तो 117 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में उसका मुख्यालय था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। स्थापक कौन थे इसके? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? आगा खां था। 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना लीग में शामिल हो गया, और बाकी तो इसका मुख्यालय लखनऊ में था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन किन 2 प्रांतों के रूप में किया गया था? 118 का आंसर हो जाएगा कहाँ? 1905 में तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया था। तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? तो 119 का क्या आंसर है? प्राच्य पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र थी। ओके, और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। 120 है प्रथम जैन संगति सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र थे।
और ये कब कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा जैन संगति कहाँ पर हुआ है? तो वल्लभी गुजरात में हुआ है। उसके बाद तो हुआ ही नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन एक शामिल नहीं था? ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121 का? हरिसेन शामिल नहीं था। हरिसेन किसके में शामिल था? ये तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ना। अगला है प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्न से किसने की थी? तो अगस्त ऋषि ने की थी। 3 संगम हुए जिसमें 2 की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही की है। ओके, और इसको जरूर ध्यान में रखना। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी। और संगम के बारे में बता दूं, प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, और तृतीय संगम जो है वो भी मदुरई में ही हुआ था, है ना। दूसरे संगम का अध्यक्ष अगस्त ऋषि और तोलकापियर थे, और तीसरे संगम का अध्यक्ष नकीरर थे। इतना सब मैंने बता दिया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी था। इसने कौन सी बुक लिखी है? तहकीक हिंद नामक बुक लिखी है। ओके। बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा है? बाजार पर जिसने नियंत्रण, सब कुछ का दाम फिक्स कर दिया था, उससे ज़्यादा पर बेचता था तो फांसी दे देता था वो। हर चीज़ का दाम फिक्स। 124 का आंसर अलाउद्दीन खिलजी। किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? किस सिख गुरु को? 125 का आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जी हैं, जिनको माना जाता है 1539 से 1552। गुरु नानक जी जो हैं उनके उत्तराधिकारी थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो 126 का आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने की है। दक्कन के वायसराय खिताब प्राप्त हुआ था? 127 का आंसर निजामुल मुल्क असफ जाह को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया द्वीप निम्नलिखित कौन सा था? तो बम्बई का द्वीप था जो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था, अंग्रेज को। अगला है कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया। तो ऐसा युद्ध एक ही था, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें संयुक्त रूप से अवध को और बंगाल को सबको हरा दिया था अंग्रेज ने। ओके। मुगल बादशाह सालम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब, इन तीनों को संयुक्त रूप से हेक्टर मुनरो की सेना ने बक्सर में पराजित किया था। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? सेना को भंग कर दी जाती थी और वो फिर अंग्रेजी सेना पर जीते थे वो राज्य, इसीलिए तो वो राज्य सारे गुलाम हो गए ना। अगला है, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। इस एक्ट के द्वारा अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों की उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको भी लाभांश अब कौन देगा? तो भारत सरकार ही देगी। ये किस एक्ट के द्वारा ये चीज़ को संभव किया गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा इस चीज़ को संभव बनाया गया था। ओके। अगला है कि भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 132 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसी ने डाक सेवा को शुरू किया था, रेल सेवा को भी इसी ने शुरू किया था, और पेशवा पेंशन की समाप्ति भी इसी ने की थी, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के समय में लाया गया था। हड़प नीति भी इसी ने लाया था। अगला नियम से किस वर्ष तक भारत में नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे? नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे वही करते थे, तो 1853 तक। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद तो प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। अगला है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता किनको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी हैं, जिनको कहा जाता है। 135 पर हम लोग पहुंच गए। अब तो थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर बताना कमेंट करके। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो 135 का हो जाएगा इब्राहिम लोदी ने। और इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाके ज़रूर देखना। मैंने इतनी बार किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको लोगों को नहीं बोला है, वो ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। जॉब चार्नॉक को अंग्रेजों ने पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया था? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? 1664 ईस्वी में नियुक्त किया था जॉब चार्नॉक को। अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का आसन डुला देती है। प्रताप समाचार पत्र का यह लेख किससे संबंधित था? बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो ये चंपारण किसानों से संबंधित था, जिसमें बोला गया था अन्याय की पीड़ित से लोगों की जो आत्मा परमात्मा तक को हिला सकती है, ये बोला गया था उसमें। और प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? मूल हमारे लिए ये चीज़ है, तो कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। और बस यही है इसमें, तो और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। ओके। और प्रताप जो था ना, इसी अखबार से कुछ दिन तक भगत सिंह भी जुड़े रहे थे, गणेश शंकर विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए थे, है ना। अगला है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 138 का आंसर है बिहार शरीफ थी। 139 पहुँच गए हम लोग। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यंत
बहादुरी और आन से लड़ने वाला बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। कुंवर सिंह के बारे में यह किस इतिहासकार का कथन है? ये इतिहासकार होम्स था जिसने कुंवर सिंह जी के बारे में ऐसा बोला था। 140 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इनमें के किस वर्ष एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की? आपको अपना स्कोर जरूर बताना और टेस्ट जरूर रोज एक करना, सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट जी ने पटना की 2 बार यात्रा की थी। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अगला है मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बुक में दिया हुआ है ई, कि मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसकी कुल संख्या 18 थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये भी सही हो गया। और प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी, जिसका अधिकारी क्या कहलाता था? इसका अधिकारी को हम लोग ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया? ये पूछ रहा है। कारकोट, वर्मन, उत्पल, लोहार। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? वर्मन वंश जो था इसने कश्मीर पर कभी भी शासन नहीं किया था। चोल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करना है। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। असत्य कथन बताना है आपको। और अगला क्या है कि इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अगला है कि चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना था, पदाती। और इस काल में कलंजू सोने का सिक्का था। और आंसर इसका तीसरे का अंतिम ऑप्शन है ई। इसका आंसर क्या दिया हुआ है इसमें कि सारे ही कथन सत्य हैं, इसमें एक भी असत्य नहीं है, और इसका आंसर इसलिए ई हो जाएगा। ओके, इन स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ लेना। और चोलों की सबसे बड़ी पहचान जो थी ना, पदाती सेना नहीं थी। कौन सी थी? नौसेना। चोलों की नौसेना जो थी वो इतनी विशाल थी, पूरे बंगाल के खाड़ी को इन्होंने अपना झील बना लिया था। समझ सकते हो अंदाज़ा। एक मूवी बन रही है इस चोलों पर, PS1 बन रही है। भारत की आज तक की इससे बजट वाली मूवी कोई भी नहीं बनी है। इसका ट्रेलर वगैरह जाके देखना यूट्यूब पर, PS1 ऐश्वर्या राय वाली। अगला है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बुद्ध की पूजा, है ना। जो हीनयान थे वो बुद्ध को केवल महापुरुष मानते थे, जबकि जो महायान है वो बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। अगला है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। इनको मैच करना है आपको। चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मगध का शासक कौन था? तो मगध का तो अजातशत्रु आ जाएगा। उसके बाद क्या है? तो वत्स का शासक कौन था? तो उदयीन। अवंती का शासक कौन था? तो अवंती का चंड प्रद्योत, अवंती का चंड प्रद्योत है ना। अवंती का चंड प्रद्योत हो गया। मगध का अजातशत्रु हो गया। वत्स का उदयीन हो गया। अवंती का चंड प्रद्योत हो गया। और कौशल का कौन था? तो कौशल का प्रसेनजीत था। ओके, ये हो गया असली मैच इसका। ओके, इसको मैच जरूर कर लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 का 3 हो जाएगा। सी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4। इसमें से ना इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मगध का क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, 1 का 4। 1 का 4 इन दोनों में है। वत्स का क्या हो जाएगा? वत्स का हो जाएगा उदयीन। बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 भी है इसमें। और अवंती कहाँ का था? तो प्रसेनजीत। अवंती का शासक कौन था? तो चंड प्रद्योत था। तो सी का ए होना चाहिए। सी का ए नहीं दिया हुआ है इसमें, है ना, मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, दिया तो हुआ है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। प्रसेनजीत जो था वो कौशल का शासक था। इसको इस तरह से मैच कर लेना। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मेरे हिसाब से मैच नहीं हो पा रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही घटिया तरीके से इसमें सी ही मैच करेगा, देखना मैच करके। बहुत ही घटिया, इन्होंने यहाँ पर अलग लिखा है, यहाँ पर अलग लिखा है ना। तो इसका सी ही मैच करेगा। मगध ए का इन्होंने कैसे मैच किया है ना, अवंती चंड प्रद्योत, ठीक है भाई। उसके बाद से क्या है कि वत्स का उदयीन, तो ये सही है। उसके बाद से क्या है, तो 4 का इन्होंने किससे मैच किया है? तो 4 नंबर पर कौन है? कौशल का इन्होंने मैच किया प्रसेनजीत से, तो 4 का सी। उसके बाद से मगध का मैच किया अजातशत्रु से, तो डी का 1 है यहाँ पर। बहुत ही ख़राब तरीके से मैच किया हुआ है, लेकिन आंसर इसका हमें तो पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं। छठा है, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा था? जो सराय बनाए गए थे ना अलग अलग,
उसको क्या बोला था इसने, कानूनगो जी ने, इतिहासकार है, इन्होंने बोला था कि ये साम्राज्य की धमनियाँ थी। आप बताओ सबसे ज़्यादा सराय किसने बनाए थे? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? शेर शाह सूरी ने बनाए थे, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश जारी किया था? 7 का क्या आंसर हो जाएगा? सी फिरोज तुगलक ने जारी किया था एक इस चीज़ को। ओके, इसका तो पता ही है शेर शाह, इसका फिरोज शाह तुगलक हो गया। अगला है, बेमेल जोड़ों को पहचानिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे पता है मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे। ये क्या है? ये दर्शन के नाम हैं इनके, और ये अलग अलग उस समय के जो समाज सुधारक है, धर्म सुधारक हैं, वो हैं। ओके, आपको गलत जोड़े का पहचान करना है। 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर दिया हुआ है, देखो इस बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है 8 नंबर का। इसके ये सारे चारों के चारों ही सही हैं, इसमें से कोई सा भी गलत नहीं होगा। इसमें तो इसने बुक में कुछ और ही आंसर लिख दिया है। ओके, तो इसका चारों ही सही है। और द्वैतवाद शंकराचार्य जी के दर्शन का नाम है, निम्बकाचार्य जी का दर्शन का नाम शुद्धा द्वैतवाद है, रामानुजाचार्य जी के दर्शन का नाम विशिष्टा द्वैतवाद है, और माधवाचार्य जी के दर्शन का नाम द्वैतवाद है। अब ये द्वैतवाद और द्वैतवाद दर्शन है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। शंकराचार्य जी ने क्या बोला कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, है ना, मतलब कि पूरा विश्व जो है यही मिथ्या है, मतलब कि माया है ये सब कुछ। सत्य कौन है? तो केवल और केवल ब्रह्म सत्य है। और आसान भाषा में समझाता हूँ इनके बातों को तोड़कर, तो समझ जाओगे। एक अगर समझ जाओगे, और द्वैतवाद यानी कि दोनों एक ही हैं, यानी कि ये हो गया इंसान, ये बीच में आ गई माया, और ये हो गया ब्रह्म। इंसान जो है वो ब्रह्म का ही भाग है, लेकिन वो खुद को पहचान नहीं पाता है, वो माया या तृष्णा से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए वो कभी भी ब्रह्म को नहीं पहचान पाता है। ब्रह्म को पाने का या मोक्ष पाने का एक ही तरीका होता है कि भक्ति मार्ग, यानी कि कर्मकांड, शिव की पूजा, इन सब को उन्होंने बोला था। मूल रूप से था कर्मवाद का सिद्धांत। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था कि ब्रह्म को जो पाने के लिए लोग जाते हैं, तो उस बीच में माया है, जिसके कारण वो कभी खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। मुझे पता है 90% लोगों को नहीं समझ में आया होगा। दर्शन है ये, इतनी आसानी से समझ जाओगे तो आप बीपीएससी की प्री थोड़ी नहीं दे रहे होते। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। अगला है कि टोडरमल, बदायूनी, फैजी, इब्राहिम सरहिंदी, अबुल फजल। अब इसमें से बताना है आपको कि विद्वान, लेखक और उनको मैच करना है आपको। कि टोडरमल जी जो थे उन्होंने भागवत पुराण का अनुवाद करवाया था, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, फैजी का लीलावती से मैच कर दो। उसके बाद इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था, इब्राहिम सरहिंदी ने। उसके बाद से अबुल फजल ने पंचतंत्र की रचना फारसी में अनवारे मुहेलो नाम से की थी। अनवारे मुहेलो नाम से अबुल फजल ने पंचतंत्र की रचना की थी। सबके मैच हो गए, इसमें मैच कर लेना खुद से। यहाँ पर मैंने मैच कर दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी करके रखना है रख लो। वैसे 9 का आंसर ए दिया हुआ है इसमें। अगला है कि शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों से असत्य की करने की पहचान करें। चलो कर लेते हैं। पुरंदर की संधि महाराज जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। ये बनारस के विद्वान थे। शिवाजी ने मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज कहा था, और उसके बाद क्या है, अष्टदिग्गज नहीं कहा था, अष्टप्रधान कहा था। यही तो पकड़ में आ गया ना, अष्टप्रधान कहा था, अष्टप्रधान कहा था। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, सी असत्य था। मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था ना, उसी समय मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? तो भारत के मालाबार तट पर। मालाबार तट किसको कहते हैं? कोई पूछेगा नहीं मुझसे। केरल के तट को भारत में मालाबार तट कहा जाता है। केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, उसके तट को कहा जाता है मालाबार तट, वहीं पर। अगला है 1927 से भारत सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंध में सुधार करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का नहीं गलत होना चाहिए। 1927 से बनाई गई थी बटलर कमेटी। अगला दिया, नीचे कथनों को सावधानीपूर्वक विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। कर लेंगे, ऐसा क्या है? तो इसमें कौन सा असत्य है? तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके पढ़ के फिर करना है। ओके, इसमें है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई। ये गलत है, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी 1773 के एक्ट द्वारा। 14 नंबर है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। सही है। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। उसके बाद से क्या है,
कि करजन के समय पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई थी करजन के समय में, है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसका, तो इसलिए 14 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। बीपीएससी का जो ट्रेंड बदला है ना, उस हिसाब से इस बुक ने सेट बनाया है, बहुत ही बेहतरीन। ईजी क्वेश्चंस नहीं है, आपको करने में दिक्कत आएगी यहाँ पर, तो एग्ज़ाम में उतना ही आपको सहूलियत भी होगी। यहाँ पर जितना दिक्कत झेल लोगे एग्जाम में उतना ही सहूलियत होगी। दोस्त, किस संस्था के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? HRA या HSRA? थोड़ा सा कंफ्यूज करूँ, HSRA थी या HRA बताओ? तो HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी, एसोसिएशन HSRA, उसका गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह ने दिल्ली में किया था। और HRA वगैरह का तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन लोगों ने किया था HRA का। 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 है कि भारत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? प्रांत की बात कर रहा है, प्रांतों में अलग से की गई है और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अलग तरीके से की गई है। 16 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रांतों में की गई है 1919 के एक्ट के द्वारा, 1935 के द्वारा केंद्र में। द्वैध शासन क्या होता था कि गवर्नर अलग शासन करेगा और वहाँ का विधानमंडल अलग शासन करेगा। अरुणा असफली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन में। ओके, और इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार जब कर लिया तो इन्होंने अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफली, राममनोहर लोहिया, ये सब। ओके, अगला है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? किस इतिहासकार ने कहा है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, TR होम्स ने कहा है। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बीपीएससी में कम से कम दर्जन बार पूछ चुका है ये। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी, 1905 ईस्वी। अगला है कि सूची को फिर से मैच करना है। बेलूर मठ, शारदा सदन, पूना सार्वजनिक सभा, वेदांत कॉलेज, इन सबको मैच करना है आपको। बेलूर मठ, इसकी स्थापना कौन करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी। शारदा सदन, रमाबाई। पूना सार्वजनिक सभा, MG रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा। वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय। सबके मैंने मैच कर दिए। बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद जी। शारदा सदन, रमाबाई। पूना सार्वजनिक सभा, MG रनाडे। वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को सारे पढ़ के करने हैं, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। इसका आंसर ई होगा, सारे ही कथन सत्य दिया हुआ है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न से कौन था? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। कब स्थापित की गई थी? तो 1838 ईस्वी में। जमींदार एसोसिएशन जिसको कहा जाता है, अब तो याद आ गया होगा। स्पेक्ट्रम पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? उसमें दिया हुआ है सारा। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? अब कांग्रेस की स्थापना के पूर्व पूछ रहा है, तो इंडियन एसोसिएशन। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की संस्था थी एक। अगला है, किस भारतीय ने लिखा कि एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? 24 का आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी ने ऐसा लिखा था उनके लिए। एओ ह्यूम कौन है? कांग्रेस के संस्थापक हैं। विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, वर्तमान में तेलंगाना में है शायद। अगला है कि शेर खान ने बंगाल के शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? शेर खान ने। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 26 का आंसर दिया है बी, नुसरत शाह को हराया था उसने 1529 ईस्वी में। अगला है, मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी सूफी संत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ये बताना है आपको। और तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है कि इनका जन्म बिहार के मनेर में हुआ, ये भी सत्य है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिले से था। इनके उपदेशों का संकलन मकतूबे सदी में है। इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है। इसका आंसर ई दिया हुआ है। औरंगजेब समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया हुआ है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, जॉन मार्शल जो आया था वो औरंगजेब के समय आया था। इसने बोला कि बिहार में बहुत भारी अकाल पड़ा था इस समय, जॉन मार्शल। अगला है, मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है? मगध के शासक था और इसको सर्वछत्रांतक कहा गया है पुराणों में। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद जो है इसको सर्वछत्रांतक कहा गया, एकराट की उपाधि कही गई है। और वही महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। हाथी गुफा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर बनाए जाने का भी जिक्र मिलता है। ओके, तो महापद्म नंद को कहा गया है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांश सिद्धांत में किसे राजा की आंख को कहा है? राज्य की आंख कहा है। 7 सिद्धांत आपको लोगों को पता है, बहुत बार मैंने बताया 7 चीज़ें होती है। पहले होता है राजा,
उसके बाद से क्या होता है, अमात्य, फिर होता है दुर्ग, फिर होता है कोस, फिर होता है दंड, फिर होता है, उसके बाद आता है आपका मित्र, है ना। तो ये 7 चीज़ें होती हैं, मिलकर बनती हैं जिनसे पूरा का पूरा शासन व्यवस्था। तो उसने आँख किसको कहा है, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा, अमात्य को उसने आँख कहा है। ओके, अमात्य को कहा है। और राजा को शीर्ष पर रखा गया है, अमात्य मंत्री को आँख कहा गया है, जनपद को पैर कहा गया है, दुर्ग को भुजा कहा गया है, कोस को मुख कहा गया है, सेना या दंड को मस्तिष्क कहा गया है। ओके, और यही 7 चीज़ मिलकर कोई भी राज्य बनता है। राज्य यानी कि स्टेट, जैसे भारत एक स्टेट है। ओके, वर्ष 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल की सरकार ने किस जेल में रखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल में जो जिस जेल में रखा गया तो उसका नाम पूछा है, तो हनुमान नगर जेल में उनको रखा गया था। मई 1930 से पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था। स्वदेशी लीग का गठन पूछ रहा है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सर अली इमाम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, स्वदेशी लीग का। और सच्चिदानंद सिन्हा, BK दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। नोट डाउन करके, नोट में रख के या दीवार पर चिपका कर रख लें, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा एवं BK दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। PDF में भी आपको ये सारा नाम मिल जाएगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, C। अगले पर चलते हैं। कुंवर सिंह ने चंपारण एसोसिएशन समिति में कुल कितने सदस्य थे, ये तो हर बार ही पूछता है। तो 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे। इनके सदस्यों में महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी थे। अगला, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्धों निम्न से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था। 34 का आंसर हो जाएगा, कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था। जगदीशपुर जब वो लौट के आ रहे थे तो कैप्टन ली ग्रांट को उन्होंने पराजित किया था। और अगला है कि बारदोली विजय संदेश किसकी रचना है। बारदोली विजय संदेश किसकी रचना है, तो 35 का आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ये बारदोली विजय संदेश। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं।